प्रिय बच्चों, आज का दिन आप लोगों का शुभ हो। पूर्व में मैंने आपको अनुवाद बनाने का कुछ नियम, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, चिन्ह, विभक्ति आदि बताया। अब मुझे आशा है कि आप लोग अनुवाद बना पाएंगे। निश्चय ही बन पाएगा आपसे, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। आगे मैं आप लोगों को एक बहुत ही मार्केबल बात बताना चाहता हूँ कि अनुवाद के अंतर्गत आप लोग एक चीज पर ध्यान जरूर देंगे। बच्चों, आप लोग अनुवाद बनाते हो या कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, उसका जो वाक्य होता है उसमें एक चीज मार्क करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है आपको कि उसमें कैसे हम अनुवाद को बनावें। वाक्य को समझिए तो सबसे पहले आप देखें, जैसे कि आप लिखते हैं रामम, देवम, बालकम, तो बच्चों बिना सोचे समझे कहीं आप मौ हलंत का प्रयोग कर देते हो तो कहीं अनुस्वार का प्रयोग कर देते हो और समझते हो कि मेरा यह सही हो गया। और जनरली जब कॉपी सही होने के लिए जाता है तो हमारे शिक्षक बंधु उसको मान लेते हैं, मानकर सही कर देते हैं। लेकिन बच्चों, वास्तव में संस्कृत का ज्ञान पाना चाहते हो तो इस पर बारीकी से ध्यान देना होगा। कहाँ हम मौ हलंत का प्रयोग करेंगे और कहाँ अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे। यदि समझ न आए तो आप कॉपी कलम का भी प्रयोग करोगे बच्चों, इसे लिख लोगे। बहुत ही जरूरी बातें हैं। तो सबसे पहले समझना हमको यह है कि किसी भी वाक्य में सबसे अंतिम में यदि बनाना है तो मौ हलंत ही बनाएंगे, अनुस्वार का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और यदि बीच में है तो वहां क्या करेंगे बच्चों? जैसे
मान लीजिए रामः पाटलिपुत्रम गच्छति, पाटलिपुत्रम। अब यहां समझना हमको यह है बच्चों कि पाटलिपुत्रम में मोहलंत या अनुस्वार। पाटलिपुत्रम में पाटलिपुत्रम मोहलंत या अनुस्वार। तो हमको ध्यान देने की बात है कि पाटलिपुत्रम के बाद कौन सा शब्द आया है। उस शब्द का पहला वर्ण क्या है, स्वर है या व्यंजन है। तो उसके बाद वाले शब्द का पहला वर्ण यदि व्यंजन है तो हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे बच्चों, समझ लीजिए। यदि परेशानी हो तो इसको नोट कर लें, लिख लें, सुविधा होगी। समझ रहे हैं ना। किसी भी वाक्य में यदि उस शब्द के अगला शब्द व्यंजन है तो हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। और यदि उस शब्द का अगला शब्द स्वर है, शब्द का पहला वर्ण स्वर है, तो वहां हम मोहलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे हमको अनुवाद बनाना है कि वह राम का घर है। ठीक है बच्चों, वह राम का घर है, तो वह के लिए तो सह आता ही है। और राम का काके की रारे री षष्ठी विभक्ति, तो रामस्य सह रामस्य गृहम अस्ति। अब यहां हमको देखना यह है कि गृहम में मोहलंत या अनुस्वार। तो गृहम के बाद क्या है, अस्ति है। अस्ति का पहला वर्ण क्या है, अ। ठीक है बच्चों, अस्ति का पहला वर्ण क्या है, अ। और अ स्वर है या व्यंजन, तो बच्चों अ स्वर है। तो अ यदि स्वर है तो हमको गृहम में मोहलंत करेंगे या अनुस्वार लगाएंगे। तो बच्चों अ स्वर है, अस्ति में बाद वाले शब्द का पहला वर्ण अ है, स्वर है, इसलिए गृहम में मोहलंत होगा। यहां यदि हम गृह और ऊपर अनुस्वार देते हैं तो गलत हो जाएगा। मोहलंत लिखेंगे, गृह मोहलंत गृहम। और वही है रामः पाटलिपुत्रम गच्छति। तो पाटलिपुत्रम के बाद क्या है, गच्छति। गच्छति का पहला वर्ण क्या है, गौ। और गौ क्या है, स्वर है या व्यंजन, तो व्यंजन। तो इस शब्द के अगले शब्द का पहला वर्ण क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन यदि है तो वहां पाटलिपुत्रम त्र पर अनुस्वार, त्र पर अनुस्वार देंगे।
और त्र पर जब हम अनुस्वार देंगे तो हमारा अनुवाद 100% सही होगा, वहां म हलंत नहीं होगा। और सह रामस्य गृहम अस्ति, तो यहां म हलंत होगा, यहां अनुस्वार नहीं होगा। बारीकी से इस चीज को समझ लो बच्चों, खूब बारीकी से समझ लो। वास्तव में यदि संस्कृत का ज्ञान रखना चाहते हो तो यह बहुत जरूरी है। जनरल बच्चे करते क्या हैं, समझते तो हैं नहीं, कहीं अनुस्वार लगा देंगे, कहीं म हलंत लगा देंगे, चलो हमारा सही है, गृहम तो है ही है, रामम है ही है, पाटलिपुत्रम है ही है, लेकिन गलत है बच्चों। अगर वही अंत में उसके आगे अब हमको कोई शब्द नहीं लिखना है, उसके आगे हमको कोई शब्द नहीं लिखना है, अंतिम हो रहा है, तो वहां हम क्या करेंगे, म हलंत या अनुस्वार। तो बच्चों वहां म हलंत करेंगे, वहां अनुस्वार नहीं। आप इस चीज को किताब का कोई पाठ उठाकर पढ़िए, कोई भी पाठ उठाकर पढ़िए और इसको कॉपी में ऐड करके रखिए कि कहाँ म लगाना है और कहाँ अनुस्वार लगाना है, और उस किताब से मिलान कीजिए, आपको 100% दिखाई दे देगा कि वास्तव में जो मैंने आपको बताया वह सही है। जैसे आप लोगों को के समक्ष मैं किताब का एक पाठ निकाल रहा हूं और पढ़ रहा हूं, और उसमें आपको बताऊंगा कि क्या है। देखिए यहां हम बोध गया पाठ निकालें, इसमें लिखे हुआ है बिहार राज्यस्य गया मंडले अवस्थितः बोध गया नाम ग्रामः अद्य महतिम, महतिम यहां अनुस्वार लगा, महतिम। क्यों अनुस्वार लगा, क्योंकि उसके बाद वाला शब्द का पहला वर्ण प्र है। प्र क्या है, व्यंजन है, प्रसिद्धिम है, तो व्यंजन है। यही कारण है कि महतिम में म हलंत न होकर क्या हुआ, अनुस्वार हुआ। फिर प्रसिद्धिम, यहां भी क्या है, अनुस्वार है। क्यों, क्योंकि प्राप्नोति, प्रा क्या है, व्यंजन है, आया है, व्यंजन है, इसलिए यहां अनुस्वार लगा, है ना। तो जहां जहां अगला वर्ण आपको व्यंजन दिखाई देगा वहां आपको क्या मिलेगा, अनुस्वार मिलेगा। और जहां जहां अगला वर्ण स्वर दिखाई देगा वहां आपको म हलंत दिखाई देगा, है ना। सब जगह यही बात है। और वही अंत में यदि इस तरह की बातें आती है, अनुस्वार या म का है, तो वहां क्या लगाएंगे, म हलंत लगाएंगे। जैसे आप
देखेंगे अगर किताब सामने है तो। अधुना बोध गया रमणीयम दर्शनीयम स्थलम। स्थलम तो स्थलम के बाद पूर्ण विराम है, उसके बाद कोई शब्द नहीं है, एक वाक्य पूरा होता है यहां। तो स्थलम में क्या किया है, यहां मोहलंत किया है, यहां अनुस्वार नहीं लगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को बारीकी से आप समझ लें। जितना बारीकी से समझेंगे आपको फायदा होगा और संस्कृत का ज्ञान आपको होगा। ठीक है, तो यह हुआ आपको कहां मोह लगाना है हलंत और कहां अनुस्वार का प्रयोग करना है। यदि इस तरह से आप प्रयोग करोगे तो कहीं भी कितने बड़े से बड़े विद्वान के पास यदि आपकी कॉपी जाती है तो किसी भी कीमत पर पॉइंट 0.01 भी काटने का सवाल नहीं है। 100 में 100% प्रतिशत आपको नंबर मिलेगा, लेकिन बारीकी से। आप कहीं अनुस्वार के बदले मोहलंत करते हो, कहीं मोहलंत के बदले अनुस्वार करते हो, घर पर आते हो, मम्मी पापा सब कोई पूछते हैं क्या बेटा आपने लिखा? पापा जी एकदम सभी प्रश्नों का जवाब मैंने सही सही देकर आया हूं, है ना। अरे नंबर तो 90+ रहेगा पापा जी, 95+ रहेगा। लेकिन देखने को मिलता है कि जहां आप दावा करते हो कि 90+, वहां 60+ हो जाता है, 70+ हो जाता है। 80+ का दावा करते हो, 50+ हो जाता है, 60+ होता है। क्यों बच्चों, क्यों दावा आपका फेल कर जाता है? यही सब कारण है। कहीं आपने कोमा छोड़ा, कहीं पूर्ण विराम छोड़ा, कहीं हलंत छोड़ा, कहीं अनुस्वार छोड़ा, जिसका अर्थ होता है कि आपके नंबर से वह कटता है, आपका दावा फेल हो जाता है। यदि बारीकी से इन चीजों पर आप ध्यान दे दो तो कहीं भी कटने का सवाल नहीं है। और आप जो दावा पेश करोगे अपने मम्मी पापा के पास, 100% सही दावा पेश करोगे और निश्चय ही आप आसमान छूओगे। तो हमें आशा है कि हमारे बच्चे एवं हमारी बच्चियां इसे बड़ी बारीकी से समझ गए होंगे कि कहां हलंत लगाना है और कहां अनुस्वार का प्रयोग करना है। और हमें आशा है कि इसके बाद जो भी आप अनुवाद बनाओगे निश्चय ही सही सही बनाकर भेजोगे, ये हमारी आशा है। ठीक है बच्चों, तो आप कुछ अनुवाद बनाकर अगले ये टास्क समझ लीजिए,
ये टास्क हुआ कि आप कुछ अनुवाद बनाकर भेजोगे, जिसे मैं देखूंगा और कोशिश करूंगा कि देखकर आपके सही गलत का जवाब भी मैं इधर से दे दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना बच्चों। तो आप यदि कॉपी लेकर बैठे हो तो आप लिखो, मैं लिखाता हूँ, है ना। कुछ अनुवाद बनाकर भेजना है, उस अनुवाद को हम देखेंगे, फिर आगे जब मेरे समझ में आ जाएगा कि जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने आपको बताया, आप भली भांति समझ चुके हो, तो मैं आप लोगों को आगे विशेष नियम की ओर ले चलूँगा। अनुवाद का कुछ विशेष नियम भी होता है, कारक का कुछ विशेष नियम होता है, और उस विशेष नियम को यदि समझ जाएं तो अनुवाद आप धड़ल्ले से, चाहे जैसा भी अनुवाद आपके पास आ जाए, आप बना पाओगे। ठीक है बच्चों, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। बच्चों कमेंट के माध्यम से हमें बताओ कि क्या आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो। क्या आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो? बच्चों क्या समझे हम? यदि कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो हमें बताने का कष्ट करो। बच्चों कोई कमेंट नहीं है, क्या समझूं? आप लोग कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हो। कहाँ गए हमारे बच्चे? साक्षी, अवनी, हमारी बच्चियां, कई बच्चे भी हमारे हैं। ये लोग बताएं हमको, शायद आप लोग कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हो, फिर मैं क्या लिखा सकता हूँ। खैर जो बताना होगा मैं मौखिक ही बता देता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ कि जब मैं लाइव आऊँ तो आप कॉपी कलम लेकर भी बैठो, इससे आपको बहुत सारी सुविधाएं होगी और समझने में भी परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों मैं कोशिश करता हूँ कि अनुवाद कुछ लिख कर भेजूं,
आप उधर से बनाकर भेजो। है ना। तो मैं कॉपी में लिखता हूँ और फिर आपको तो बच्चों, यह अनुवाद आप लोग बनाकर भेजोगे। यह अनुवाद बनाकर आप लोग भेजोगे। यह आपका टास्क हुआ। यह आपका टास्क हुआ। ठीक है बच्चों, यह आपका टास्क हुआ। चलिए फिर अगले कक्षा में मिलते हैं। ठीक है बच्चों।